गुड इवनिंग यू ऑल। वंस अगेन यू आर वेलकम टू प्लेटफॉर्म। आइए साथियों, प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पे मैं भास्कर पांडे आप तमाम लोग का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए साथियों, जुड़िए और जुड़कर आज का सेशन का लाभ उठाइए। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि कर चले कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। समय बहुत कम है और करना बहुत अधिक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, आपके इंटरव्यू में कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और शायद आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं कंप्यूटर से भी कुछ प्रश्न को हल कर दिया जाए, कुछ प्रश्नों को बता दिया जाए ताकि आपके इंटरव्यू में सहायता हो, है ना। और इस कंप्यूटर के ज्ञान की मदद से आप अपने इंटरव्यू को सफल बनाए। इसी कामना के साथ वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं सिविल कोर्ट यूडीसी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो वीडियो को बीच में स्किप करके आप नहीं जाएं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साथियों, मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक पैसेंस रख कर देखेंगे, शायद यही वीडियो आपके जीवन को बदल दे और आपके इंटरव्यू में एक वरदान साबित हो। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका फीडबैक का स्वागत रहेगा, फीडबैक का इंतजार रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कंप्यूटर क्वेश्चन। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? और यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है और इससे संबंधित प्रश्न बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। शायद आपसे भी इंटरव्यू में पूछा जाए। तो चलिए जानते हैं इसके उत्तर। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जरा बोल दीजिएगा? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर इसके बारे में और विशेष जानना है तो देखिए, कहता है कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में, कब भाई? 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल, कौन सा जरा बोल दीजिएगा? एनालिटिकल इंजन का विचार दिया, जिससे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे आपने कहा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा चार्ल्स बेबेज ने। हो सकता है इसी से उठा करके दूसरा प्रश्न पूछ दे कि भाई ये कब की बात है, तो यह बात 19वीं शताब्दी की है। कब की है? 19वीं शताब्दी की है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? क्या इससे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो मैं तो कहूंगा कि आप इसे VVI समझ करके इसे अपने माइंड में सेट कर ले। जी हाँ, कहता है सीपीयू का पूरा नाम क्या है भाई? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए व्याख्या कुछ इसके बारे में डिटेल जानते हैं। और क्या है भाई ये सीपीयू क्या है? तो याद रखेंगे, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है। अब यहां से प्रश्न उठकर आता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप मुझे कंप्यूटर के मस्तिष्क के बारे में बताइए, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है, तो एक प्रश्न का उत्तर यहां से भी निकलता है कि कंप्यूटर का माइंड सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। और जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए फिर बात करते हैं अगला प्रश्न का। रैम का कार्य क्या है? देखिए, ये रैम और रोम से न जाने कितने बार कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ठीक है ना। तो रैम का क्या कार्य है भाई? तो चलिए रैम का कार्य को जानते हैं। देखिए, रैम जो होता है वह अस्थायी डेटा को संग्रह करता है। अस्थायी का मतलब क्या हो गया? अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं और अचानक कंप्यूटर आपने बंद कर दिया, तो डेटा क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से उड़ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। यानी अस्थायी यानी टेम्पोररी काम करता है। जब तक काम करे करंट रहेगा, आप काम बंद करेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वही हमारा रैम है। तो याद रखेंगे यह क्या है?
तो अस्थायी डेटा संग्रह, यह डेटा को तो संग्रह करता है लेकिन परमानेंट नहीं करता है। कैसे करता है भाई? तो अस्थायी रूप से करता है। कैसे करता है जरा बोलकर बतलाइएगा। रैम जो होता है वह डेटा का कैसे संग्रह करता है? तो अस्थायी रूप से। चलिए इसके बारे में कुछ और विशेष जानते हैं। देखिए क्या कहता है कि पावर बंद होने पर, पावर का मतलब अगर लाइट चली गई, आप कंप्यूटर चला रहे हैं और उसमें अगर बिजली चली गई तो फिर क्या हो जाता है? जिस डेटा पे आप काम कर रहे हैं वह डेटा मिट जाता है, यानी खत्म हो जाता है। क्योंकि टेम्पोररी चीज है, टेम्पोररी का कोई लाइफ टाइम तो होता नहीं है। तो रैम जो है वह काम करता है लेकिन अस्थायी रूप से संग्रह करता है डेटा का। और कब तक करता है? जब तक कि पावर है। अगर चलाते चलाते अचानक पावर बंद हो गई तो वह डेटा क्या हो जाता है? मिट जाता है, यानी खत्म हो जाता है। इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि वोलाटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है, यहां से एक और प्रश्न निकल के आता है। क्या निकल के आता है भाई? वोलाटाइल वाले को वीवीआई समझ के याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वोलाटाइल मेमोरी किसको कहते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर वोलाटाइल मेमोरी रैम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? चंचल। और जो चंचल व्यक्ति होता है वो हर जगह एक जगह नहीं टिकता हुआ इधर से उधर घूमते रहता है, तो इसलिए इसका नाम है वोलाटाइल मेमोरी। क्या होता है भाई? वोलाटाइल मेमोरी। जब तक पकड़ के रखेंगे रुकेगा, छोड़ देंगे निकल लेगा। समझ में आ रही बात? चलिए उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? देखिए सुने होंगे कि हार्ड डिस्क और सॉफ्ट डिस्क दो तरह के डिस्क होते हैं। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है भाई? तो देखिए कहता है कि हार्ड डिस्क जो होता है यह स्थायी मेमोरी कहलाता है। कौन सा मेमोरी कहलाता है? हार्ड डिस्क जिसका उड़ जाता है तो पता ही है कि सारा चीज खत्म हो जाता है, क्योंकि जो भी कुछ है वो किसमें है? तो हार्ड डिस्क में है। तो याद रखेंगे हार्ड डिस्क जो होता है वह अस्थाई यानी नॉन वोलेटाइल, यानी चंचल नहीं होता है, स्थिर होता है। क्या होता है जरा बोल दीजिएगा? स्थिर होता है, यानी एक बार अगर आप सेट कर दिए तो उसमें परमानेंट रहता है। ठीक है ना? चलिए इसके बारे में कुछ और विषय जानते हैं। कहता है कि बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, यानी अगर आप एक बार उसको लोड कर दिए तो बिजली रहे या जाए वह बना रहेगा। वह क्या रहेगा? बना रहेगा। समझ में आ रही बात? तो जो आप इस तरीके से समझिए कि जो रैम जो होता है, रैम जो होता है वो गर्लफ्रेंड की तरह होता है। जब तक उसको आप उसके पीछे आप चल रहे हैं, उसके पीछे सामान खर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं, तब तो आपके पास है। आज जिस दिन देखेगी कि आपका खर्चा बंद, तब आपसे रिश्ता उसका भी बंद। लेकिन भाई ये जो होता है, ये जो होता है हार्ड डिस्क होता है वह बीबी की तरह होता है। बीबी मेहरारू जिसको कहते हैं, पत्नी कहते हैं। एक बार अगर आपके जीवन में आई तो लड़ेगी झगड़ेगी चाहे जैसे रहेगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं आपका साथ। वही होती है बीबी। और ये बीबी का काम कौन करता है कंप्यूटर में? तो हार्ड डिस्क करता है। एक बार आप शामिल हो गया तो बिजली चली जाए या बिजली रहे, यानी सुख आए या सुख जाए, जीवन भर साथ निभाने का काम करती है। जबकि गर्लफ्रेंड तो पता ही है आज आपकी है तो कल किसी और की हो गई। चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न को देखने का काम करते हैं। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण दीजिए। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बस समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहा जाता है? तो विंडोज, लिनक्स और मैकोस को। किसको किसको जरा बोल दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को कहा जाता है, लिनक्स के कहा जाता है, और किसको कहा जाता है? मैकोस को कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। कहता है कि यह हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु का काम करता है। सेतु का कहने का मतलब है एक तरफ से है, एक तरफ से आपका यूजर है, दूसरी तरफ से हार्ड डिस्क यानी हार्डवेयर है। तो दोनों के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करवाता है। ब्रिज का क्या काम होता है? सेतु यानी ब्रिज का क्या काम है? एक छोर से दूसरे छोर को क्या कर देना? तो जोड़ के रखना। ब्रिज का ही ना काम है भाई, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ के रखना, एक किनारा से दूसरे किनारा को जोड़ कर रखना कोई सेतु कहते हैं। तो यही जो विंडोज है, यानी विंडोज, लिनक्स है और मैकोस है, ये लोग क्या करता है भाई? तो ये आपका हार्डवेयर और यूजर यानी जिसका प्रयोग करते हैं आप, यूजर का मतलब क्या हो गया? प्रयोग करने वाला। तो हार्डवेयर और प्रयोग करने का वाले के बीच में क्या करता है? सेतु का काम करता है, यानी दोनों को जोड़कर रखने का काम करता है। उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अगला देखते हैं। बूटिंग क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में कि जब भाई जरा आप मुझे बूटिंग के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? बूटिंग के बारे में बताइए। क्या बताइएगा बूटिंग के बारे में? तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए
बूटिंग क्या है भाई? तो कहता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कंप्यूटर जिसको शट ऑन कहते हैं, क्या कहते हैं जरा बोलकर बताइए? शट ऑन कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है बूटिंग। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। इसमें ओएस लोड होकर उपयोग के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। इसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, लोड होकर के जो प्रोसेस डाला हुआ रहता है वह लोड होकर के चलने के लिए, काम करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में तो आप बड़े आसान से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है ना? इसी उम्मीद के साथ हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बायोस का क्या कार्य है? बायोस का कार्य क्या है भाई? तो चलिए इसको भी हम VBI समझ के देखिए। इस तरीका के प्रश्न लॉजिकल होते हैं और जनरली पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे भी पूछे जाए। ठीक है ना? तो आपसे भी पूछा जाए, चलिए हम याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो बायोस क्या है भाई? तो हार्डवेयर की शुरुआती जांच। किसकी जांच जरा बोल दीजिएगा? हार्डवेयर की शुरुआती जांच और ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ही क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह बायोस कहलाता है। यही इसका कार्य है। बायोस का क्या कार्य है? तो हार्डवेयर की शुरुआती जांच। पहले हार्डवेयर में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है तो उसकी पहले वो जांच कर लेता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है? जो उसमें लोड है वह काम करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? काम करना शुरू कर देता है। क्लियर है? आगे देखिए, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? देखिए होंगे बहुत सारे लोग यूएसबी तो यूज करता है, यूएसबी तो यूज करता है, बोलता है भैया हमको यूएसबी केबल दीजिए। तो ये आखिर यूएसबी है क्या? हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या है भाई यूएसबी? तो यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस याद रखेंगे। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन यानी जिसको पीडीएफ किसके लिए है? फाइल एक्सटेंशन यानी पीडीएफ किसके लिए है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी जो डॉक्यूमेंट क्या रहे, हस्तांतरण किया जा सके, वही पीडीएफ है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को ही क्या कहा जाता है? फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। फाइल एक्सटेंशन का काम करता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया? एक्सटेंशन माने बढ़ाना। हम पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? अपने पास से दूसरे के पास, दूसरे के पास से तीसरे पास, इस तरीके से हम हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी आगे देखिए, कहता इसके बारे में और जानते हैं। दस्तावेज को सुरक्षित, फाइल एक्सटेंशन क्या कहता है? दस्तावेज को सुरक्षित रखता है। ठीक है, और फिक्स लेआउट में रखने के लिए काम करता है। कौन भाई? तो फाइल एक्सटेंशन यानी पीडीएफ। पीडीएफ क्या करता है? पीडीएफ में जब कुछ आप डेटा बनाते हैं तो सबसे पहले वो क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। आप उसको कहीं ट्रांसफर भी कर सकते हैं या फिर आप उसको लंबे समय के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, आईपी पता क्या है? लिखा रहता है आईपी कोड। देखिएगा लिखा रहेगा कंप्यूटर भाषा में आईपी कोड लिखा रहेगा। तो आईपी कोड क्या है, यानी आईपी पता क्या है भाई? तो आईपी पता क्या है? तो जरा इस पर एक नजर डालते हैं। तो नेटवर्क पर हर डिवाइस का विशिष्ट पता, नेटवर्क पर हर डिवाइस का क्या होता है? विशिष्ट पता होता है। कि यानी जैसे मान के चलिए आप गूगल छेड़े तो गूगल का अपना है, यूट्यूब छेड़े तो उसका अपना है। आप बहुत सारे है ना डिवाइस है, यानी बहुत सारे डिवाइस है। जैसे मान के चलिए किसी में फोक्स प्रो लोड है, किसी में जावा लोड है, किसी में C++ लोड है, किसी में कोरल ड्रो, ये सब लोड है। तो ये हर डिवाइस जो है उसकी जो विशिष्ट जानकारी होती है, उसके बारे में जो कंप्लीट जानकारी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आईपी पता कहा जाता है कंप्यूटर भाषा में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आईपी पता क्या है तो आप बता सकते हैं कि नेटवर्क पर, कहां पर जरा बोल दीजिएगा? नेटवर्क पर हर डिवाइस का विशिष्ट पता को ही क्या कहा जाता है? आईपी पता कहा जाता है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इंटरनेट संचार के लिए आवश्यक, या इंटरनेट आप चलाते हैं तो जब तक एड्रेस नहीं डालेंगे तो इंटरनेट कैसे काम करेगा आपके, है ना सर, आपके सिस्टम पे? तो उसी का वो पता देता है, वही को कहते हैं आईपी पता। क्या कहते हैं? आईपी पता, जिसको इंग्लिश में आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं। एमएस वर्ड में
कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग के बारे में बताइए। अगर आपसे पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में अगर कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो इसका क्या प्रतिफल निकल के आएगा, क्या माने इसका बिल्कुल क्या प्रतिफल निकलेगा या फिर क्या परिणाम निकलेगा। तो अगर आप एमएस वर्ड में कंट्रोल एस दबाते हैं तो दस्तावेज क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कंप्यूटर में किसी दस्तावेज को अगर आप सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको कीबोर्ड का कौन सा बटन दबाना होगा, तो कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। तो जब आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो निश्चित है जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं और वो फाइल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो फाइल को सेव करने के लिए ही हमको क्या दबाते हैं भाई, तो कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं। ठीक है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग क्या है। एक्सेल में सम फंक्शन, सम एक फंक्शन है, तो क्या उपयोग है भाई, तो इस फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो ये क्या करता है, संख्याओं का योग निकालना। यानी अगर आप एक्सेल में काम पता है तो एक्सेल क्या करता है, टैली की तरह काम करता है, जहां हम लोग शब्दों पे नहीं अंकों पे काम करते हैं। सामान्यतः एक्सेल पर क्या होता है, एमएस वर्ड में हम लोग शब्दों पर काम करते हैं, कुछ लेटर पैड बनाना, कुछ मैटर को लिखना, हम लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज का जोड़ घटाव गुना भाग करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। तो एमएस एक्सेल में क्या होता है, क्योंकि अब जोड़ घटाव गुना करने के लिए हमको शब्द नहीं चाहिए, हमें अंक चाहिए। तो ये अंक के बारे में कौन बताता है, तो एमएस एक्सेल बताता है। और एमएस एक्सेल में सम का क्या काम है, तो यह संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है, जोड़। यह संख्याओं को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी किसी चीज को आप प्लस करना चाहते हैं, जोड़ और उसका बताना चाहते हैं, उसको प्लस करके बताना चाहते हैं कितना हुआ, उसका टोटल अगर निकालना चाहते हैं तो एक्सेल में आप किसका प्रयोग करेंगे, तो सम फंक्शन। क्योंकि सम का मतलब है, सम एक इंग्लिश वर्ड है, याद रखेंगे, सम एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है जोड़ या जोड़ना, जोड़ या जोड़ना। तो जैसे ही आप सम बटन क्लिक करते हैं तो उसमें आपका मैटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जुटने लगेगा, सारा अंक अपने आप क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होके फिर कितना हुआ टोटल लास्ट में आपको दिखाई देने लगेगा, यानी प्लस होने लगेगा। तो याद रखेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है भाई। तो देखिए एमएस वर्ड में हम लोग मैटर को लिखते हैं, कुछ लिखना है, दस्तावेज बनाना है तो एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर उस दस्तावेज में कुछ हिसाब किताब लिखना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। और अगर उसे रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, दिखाना है भाई, हाँ टीवी पर दिखाना है या स्क्रीन पे दिखाना है, कहीं प्रेजेंटेशन करना है, तो उसका प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मुख्य कार्य किसके अंदर जाता है, तो पावर पॉइंट के अंतर्गत जाता है। चलिए इसके बारे में तो देखिए लिखा हुआ भी है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन का मतलब आपने जो फाइल बनाया तो उसको सीरियली ढंग से दिखाने का जो वे है, जो तरीका है, वो किस में होता है भाई, तो वो होता है हमारा पावर पॉइंट में। याद रखें किसमें होता है, पावर पॉइंट में। हम अलग अलग तरीका से आप प्रचार प्रसार देखते रहे, टीवी पर जो प्रचार चलता है वो कहां से चलता है, तो पावर पॉइंट से। वो सिस्टमेटिक होता है जिसके कारण वो दिखता है ना। धमाका ऑफर ज्वाइन करिए आज, असफलता पाइए हमेशा के लिए। जी हाँ, 99 रुपया में, मात्र 99 रुपया में आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो आप दिखता है वो सारे कहां से होते हैं बना हुआ, तो पावर पॉइंट से होते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एमएस वर्ड में पेज सेटअप से क्या नियंत्रित होता है। अगर एमएस वर्ड में जाते हैं और हम पेज सेटअप करते हैं तो पेज सेटअप से क्या होता है भाई, तो याद रखेंगे मार्जिन या पेपर साइज या ओरिएंटेशन। यानी वहां पर क्या होता है, जितना आप पेज सेटअप में जाएंगे तो आप कितना छोड़ के लिखना चाहते हैं, आप उस स्क्रीन पर कितना चौथाई छोड़ करके लिखना चाहते हैं, कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, यानी वह पेपर का साइज आप कितना रखना चाहते हैं, ये सारे काम होता है किसमें, एमएस वर्ड में पेज सेटअप से होता है। ठीक है ना। आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आपका पेज पहले सेटअप होना चाहिए, तभी तो सही ढंग से लिखाएगा। आप कितना बाई कितना लिखना चाहते हैं मैटर को, तो ये किसमें होता है, पेज सेटअप में होता है। और ये किसमें होता है, तो एमएस वर्ड में होता है। चलिए फॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट तरीका बताइए। क्या भाई, फॉन्ट साइज अगर आप चाहते हैं कि अंकों का जो है क्या हो जाए, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए, तो अंकों को ऑटोमेटिक बढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे। क्या दबाएंगे, जैसे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाते हैं तो साइज अपने आप क्या हो जाएगा,
बढ़ने लगेगा। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट आप दबाएंगे कीबोर्ड में जाकर के, तो जो साइज छोटा लिखा हुआ है वो अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बोल्ड होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि स्प्रेडशीट क्या है। तो स्प्रेडशीट के बारे में क्या है भाई, तो इस तरीका के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या आप मुझे, कैसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप मुझे स्प्रेडशीट के बारे में बता सकते हैं। तो आप उत्तर दे सकते हैं जी हाँ, बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से सर मैं स्प्रेडशीट के बारे में बता सकता हूं। तो क्या है स्प्रेडशीट, चलिए इस तरीका का प्रश्न को VBI समझ के एक बार पढ़ते हैं। और याद रखिए यह सिर्फ इंटरव्यू में काम नहीं देगा, आप इसे अपने भी खुद भी देखिए और अपने साथ यानी अपने रिश्तेदार परिवार जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उनके पास भी इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं, तो ये एक ऐसे ये सब जो मैं करवा रहा हूँ ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या है, तो पंक्ति स्तंभ में डेटा व्यवस्थित करने की सीट को, पंक्ति स्तंभ में डेटा व्यवस्थित करने की सीट को ही क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, स्प्रेडशीट कहा जाता है। उम्मीद है पसंद आया होगा। चलिए MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्या है, ये मेल मर्ज क्या है भाई, तो मेल मर्ज के बारे में चलिए हम लोग कुछ जानते हैं। क्या विशेष जानेंगे, एक ही पत्र कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने हेतु, अब एक पत्र है और उसको कई लोग को डेटा हमको भेजना है, कई लोग को पत्र भेजना है। अब जैसे देखिए ना भाई कि मान के चलिए शादी का कार्ड है, अब एक ही है उसमें डेटा बना हुआ, उसमें कई लोग को एक बार भेज देना है, तो वही हो गया मेल मर्ज। क्या हो गया, जब मेल मर्ज करेंगे तो एक ही समय पे कई सारे लोगों को वह डेटा पहुंच जाएगा। ठीक है ना। चलिए हिंदी टाइपिंग के लिए कौन सा लेआउट लोकप्रिय है। देखिए कोर्ट से संबंधित, कोर्ट में आप जा रहे हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान के चलिए आपसे पूछा गया कि क्या आप इंग्लिश में टाइपिंग कर लेते हैं, तो आप कहिएगा जी सर। तो आपका हिंदी में भी टाइपिंग है क्या, आप हिंदी का भी आप बोलिएगा जी सर। तो उसी तरीका तुरंत आपसे प्रश्न दाग लिया जाएगा कि हिंदी टाइपिंग के लिए कौन सा लेआउट, कौन सा लेआउट लोकप्रिय है भाई। तो याद रखेंगे इन स्क्रिप्ट यानी फोनेटिक। क्या क्या जरा बोल दीजिएगा, इन स्क्रिप्ट या फोनेटिक। तो आप दोनों को याद रख लीजिएगा, इन स्क्रिप्ट या फोनेटिक जो है लेआउट है। ठीक है। अगला देखिए, कहता है वर्ड में हेडर और फुटर का क्या कार्य। बहुत सुंदर प्रश्न है और मैंने इंटरव्यू में पूछा भी है कि हेडर और फुटर क्या है। हेडर और फुटर क्या है भाई, प्रश्न आता है हेडर और फुटर से, याद करके जाइएगा। तो देखिए क्या कहता है भाई, हर पेज पर दोहराए जाने वाले टेक्स्ट, हर पेज पर दोहराए जाने वाले टेक्स्ट या तारीख डालना को ही क्या कहते हैं, हेडर और फुटर कहते हैं। हेडर का मतलब होता है ऊपर, हेडर का मतलब ऊपर और फुटर का मतलब नीचे। जैसे मान के चलिए हेडर का मतलब ऊपर और फुटर का मतलब नीचे, तो ऊपर जो लिखा जाता है हेडर है और नीचे जो लिखा जाता है वो क्या है, फुटर है, याद रखेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला देखिए, ट्रैक चेंजेज फीचर का प्रयोग क्या होता है। ये ट्रैक चेंजेज क्या है भाई, तो ट्रैक चेंजेज जो फीचर है इसका प्रयोग क्या होता है बताइए। कहता है कि संपादन को हाईलाइट करने के लिए, क्या करने के लिए, संपादन को हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रैक चेंजेज फीचर का प्रयोग किया जाता है। खुद आपसे प्रश्न आ जाए कि आप मुझे ट्रैक चेंजेज फीडर के बारे में बताइए, तो ट्रैक चेंजेज फीचर के बारे में बताइए, तो क्या भाई, तो संपादन को हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्राउजर के दो उदाहरण दीजिए। तो ब्राउजर के दो उदाहरण कौन कौन है ब्राउजर के, तो पहले याद रखेंगे गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। पूछ दिया कि ब्राउजर के दो उदाहरण दीजिए, तो पहला है गूगल क्रोम और दूसरा है कौन भाई, तो दूसरा है आपका मोजिला फायरफॉक्स। पहला है गूगल क्रोम और दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। आगे देखिए अगला प्रश्न, ईमेल में CC और BCC का क्या अंतर है। ईमेल में जो CC लिखा जाता है और BCC लिखा जाता है, आखिर दोनों में फर्क बतलाइए, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए CCC में सबको दिखता है, अगर CCC में हम ईमेल करते हैं तो सबको दिखता है, जबकि BCC में करते हैं तो वह सबको नहीं दिख सकता, यानी वह प्राइवेट होता है। तो BCC में क्या होता है, प्राइवेट होता है, और CC में सबको क्लियर दिखता है, यानी सबको दिखाई देता है। बस यही दोनों फर्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे CCC और BCC में फर्क बतलाइए, तो निश्चित है कि आप बहुत अच्छे से बतला
पाएंगे खुद को कि सीसीसी और बीसीसी में क्या फर्क है। चलिए आगे देखिए, फिशिंग क्या है। फिशिंग मतलब क्या होता है भाई? अब फिशिंग का मतलब नहीं समझिएगा कि सर मछली मारना या मछली फंसाना को फिशिंग कहेंगे, नहीं भाई, यह कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अपने कोड होते हैं, अपने कुट भाषा होते हैं कंप्यूटर के। तो फिशिंग का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है भाई? तो याद रखेंगे, नकली ईमेल या नकली वेबसाइट से जानकारी चुराने की विधि, यानी नकली ईमेल या वेबसाइट से जानकारी चुराने की विधि को क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, ईमानदारी से पढ़िए। आपके 1 ना 2 ना 4 ना 5 प्रश्न लड़ ही जाएंगे और आप इन प्रश्नों के सहारे आप अपने जो आपके इंटरव्यू है वह बेहतर कर पाएंगे। तो चुकना नहीं है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। याद रखेंगे, कैच छूटा मैच हारा। तो अपने मैच को जीत दिलाना है तो कंप्यूटर को अच्छे से याद करके जाना है। फायरवॉल का उपयोग क्या है? देखिए भैया, अब बोलिएगा सर ये फायरवॉल तो एक हो गया आग का गोला। तो भैया ये फायरवॉल एक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर में अपने कूट भाषा होते हैं, तो कंप्यूटर भाषा में फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाने, बहुत ऐसे हैं जो अनधिकृत है, जिसको कि आप वो लीगल नहीं है, इलीगल है, तो उसे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फायरवॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए भाई? अक्षर भी होना चाहिए, अंक भी होना चाहिए, विशेष चिन्ह, जैसे 8+ वर्ण। तो 8 वर्णों का होना चाहिए, जिसमें आप अक्षर भी डाल सकते हैं और अंक भी डाल सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, डिजिट डाल देते हैं या फिर कोई अक्षर डाल देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, कोई भी उसको अपना दिमाग लगा के खोल सकता है। लेकिन अगर आप पासवर्ड चाहते हैं कि मजबूत पासवर्ड तैयार करें, तो आप उसमें कुछ अक्षर भी रखिए और कुछ अंक भी रखिए, चलिए, और कुछ विशेष चिन्ह रखिए। वीपीएन का पूरा नाम और उपयोग बताइए। ये वीपीएन का पूरा नाम क्या है? तो वीपीएन का पूरा नाम याद रखेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सुरक्षित कनेक्शन हेतु। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? तो सुरक्षित कनेक्शन हेतु किया जाता है। तो वीपीएन का पूरा नाम जो है वह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सुरक्षित कनेक्शन हेतु, ठीक है। आगे देखिए, डिजिटल सिग्नेचर का महत्व बतलाए। क्या है? तो दस्तावेज की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना। ये जो डिजिटल सिग्नेचर क्या है भाई? तो दस्तावेज की प्रमाणिकता को क्या करना? सुरक्षित करना को ही क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नेचर का, यानी डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है? तो हम दस्तावेज की प्रमाणिकता को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं कि सही है या गलत है। अगला देखिए, HTTPS का अर्थ बतलाइए। HTTPS का क्या अर्थ होता है भाई? तो याद रखेंगे, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या क्या जरा बोल दीजिएगा। HTTPS का मतलब सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एन्क्रिप्टेड संचार को ही क्या कहते हैं? HTTPS कहते हैं। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण बताइए। तो कहता है कि गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव को क्या कहते हैं हम लोग? तो क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। तो उम्मीद है समझ गए हो कि क्लाउड स्टोरेज भाई क्या है? तो गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है। आगे बात को बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखिए, स्पैम मेल क्या है? स्पैम मेल क्या है? देखिए भाई, ये लॉजिकल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मेरे भाई इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो निश्चित है कि आप, हो सकता है यह प्रश्न आपके परीक्षा में, इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्पैम मेल क्या है। तो अनचाहे विज्ञापन या धोखाधड़ी वाले ईमेल। अभी देखिए, कोर्स से संबंधित प्रश्न है, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्पैम मेल क्या होता है। देखे होंगे, जब अनचाहा नंबर आता है, जिस नंबर से खतरा लगता है कि इसमें कुछ फ्रॉड है, तो एयरटेल खास करके यह लागू किया हुआ है कि अगर इस तरीके का कॉल आएगा तो आपको पहले से सूचित कर देगा कि यह स्पैम कॉल है, यानी धोखाधड़ी वाला कॉल है, इससे सावधान रहिएगा।
तो अनचाहे विज्ञापन या धोखाधड़ी वाले ईमेल को ही क्या कहते हैं, स्पैम ईमेल बोलते हैं। तो स्पैम कॉल बोल सकते हैं किसको, वैसा कॉल जो आपको धोखाधड़ी के लिए किया जाए। चलिए आगे देखिए, इजी कोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य बताइए। भाई इजी प्रोजेक्ट पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इजी कोड क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कोड को हम इजी कोड कहते हैं। वैसा कोड जिसमें कि मुकदमा ऑनलाइन सुनवाई की जाती है वो इजी कोर्ट होता है ना। तो यहाँ पर इजी कोर्ट के बारे में देखते हैं, कहता है न्यायालयों का डिजिटलीकरण। जैसे अभी क्या होता है कि लिखित रूप से काम होता है, लेकिन जब इजी कोर्ट तैयार हो जाएगा तो सारा प्रक्रिया क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। ऑनलाइन सुनवाई होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी, यानी सारा चीज क्या हो जाएगा, डिजिटलीकरण हो जाएगा। न्यायालय का जितना प्रक्रिया सब क्या हो जाएगा, डिजिटलीकरण हो जाएगा, और केस भी क्या हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगा। न्यायालय में केस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CIS क्या है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या है भाई, देखिए भाई इसको पढ़िएगा तो काम दे देगा कि CIS क्या है, पूछ देगा कि भले हमको CIS के बारे में बताइए। खास करके वैसे विद्यार्थी जो बीटेक वगैरह नहीं, जो कंप्यूटर से जो BCA किए हुए हैं उनसे, या फिर जो टेक्निकल में कंप्यूटर डाले हुए हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में डाले हुए हैं, DCA ADCA है ना, 3 महीना से ऊपर का। तो खास करके वैसे कैंडिडेट तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप 1 नंबर भाई चुके नहीं, आराम से आप कर पाए, तभी मैं मानूंगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। आपके साथ मैं शुरू से लगा हुआ हूं और अंत तक लगा रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। देखिए तो CIS क्या है भाई, तो केस की सारी जानकारी, केस की सारी जानकारी रखने का जो सॉफ्टवेयर है उसी को क्या कहा जाता है, तो CIS कहा जाता है। याद रखेंगे CIS का मतलब केस की सारी जानकारी रखने का एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, तो CIS है। तो आपसे पूछा जा सकता है। NSTEP का उपयोग बताइए। NSTEP का क्या उपयोग है भाई, तो क्या उपयोग है, तो NSTEP का प्रयोग किया जाता है समन भेजने के लिए। समन किसको कहते हैं भाई, तो जब कोर्ट में आप जो कोर्ट में जो होता है क्या, जो आपका वादी होता है, जो केस करने वाला होता है, जब नोटिस जब याचिका दायर करता है, तो फिर पहली बार क्या होता है, आपके नाम का नोटिस निकलता है, और उस नोटिस को पढ़कर अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपको पुनः कोर्ट में बुलाने के लिए समन जारी किया जाता है। और समन में भी अगर आप नहीं जाते हैं तब आपके खिलाफ वारंट जारी होता है आपको धरपकड़ करने के लिए, ठीक है ना। तो यही जो हमारा NSTEP के अंतर्गत क्या आता है, तो समन आता है, यानी कोर्ट का बुलावा पत्र आता है, यानी नोटिस की डिजिटल डिलीवरी होती है। इसी को क्या कहा जाता है, NSTEP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, NSTEP। आप बाबू लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज का मेहनत कल का फल देगा, ठीक है ना, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। न्यायालय में डिजिटल साक्ष्य क्या कहलाते हैं, न्यायालय में डिजिटल साक्ष्य क्या कहलाते भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे ईमेल, CCTV फुटेज। अब न्यायालय में डिजिटल साक्ष्य क्या है, जैसे मान के चलिए कि आप कोई जुर्म करते हैं, आप कोई जुर्म करते हैं, और उस जुर्म को देखे होंगे ना कि आप जुर्म कर रहे हो, उसको क्या किया, किसी ने वीडियो बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और उसको YouTube पे डाल दिया, गूगल पे डाल दिया, तब वहां से पता चला। बहुत ऐसे केसेस आजकल देखने को मिलते हैं कि अपराध कब हुआ था, और उस अपराध का किसी ने वीडियो बना लिया, और वो वीडियो फिर उसको क्या किया, ब्लैकमेल करने लगा कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, आप फिर उस शर्त रखा, अगर शर्त मान गया तो वीडियो प्राइवेट रहा, और नहीं तो क्या किया, उसको YouTube पे डाल दिया, गूगल पे डाल दिया, और वही फिर वायरल हो गया। फिर उसके बाद धरपकड़ जो होता है, फिर साक्ष्य के रूप में उसको, जिसको पकड़ा जाता है, फिर साक्ष्य के रूप में वही पेश किया जाता है कि भाई आप क्राइम करते समय देखिए आप क्राइम किए हैं। तो चाहे वो CCTV फुटेज हो सकता है, या फिर ईमेल हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक कोई रिकॉर्ड होता है, वीडियो बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। इजी फाइलिंग का लाभ बताइए। ये जो इजी फाइलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, वो क्या है भाई, तो ऑनलाइन केस दर्ज कर समय और कागज की बचत। देखिए इजी फाइलिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल में, जैसे मान के चलिए आप अमेरिका में रह रहे हैं, और इंडिया से कोई आपको मान लें मैसेज या फोन कॉल के द्वारा आपको किसी तरह का धमकी दिया, या जिसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट का काम किया, है ना, इसी तरीका से टॉर्चर किया, ब्लैकमेलिंग किया, आपने क्या किया, उसका पूरा निकाला डेटा कि फलाने जगह से आता है, उसी कोर्ट में आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक यानी क्या किया, आपको ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ केस दर्ज करवा दिया। तो उसकी सुनवाई कैसे हो जाएगी भाई, तो ऑनलाइन ही हो जाएगी। तो ऑनलाइन केस दर्ज कर, और फिर उसमें क्या होगा, समय का भी बचत होगा, और ना कागज वगज की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यही हमारा है
ईजी फाइलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग क्यों, आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, अब जैसे मान के चलिए मोदी जी अभी अमेरिका में हैं और मान के चलिए इंडिया में बिहार में, जैसे अभी आपने कल 2 दिन पहले मोदी जी पूर्णिया आए थे। क्यों आए थे भाई? तो पूर्णिया का हवाई अड्डा का उद्घाटन करने। अब मान के चलिए डेट दिया हुआ है और उसी समय मोदी जी चले गए अमेरिका। अब उस समय उनको उद्घाटन करना है, तो कैसे उद्घाटन करेंगे? तो कैसे करेंगे? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए, यानी दूरस्थ गवाह या आरोपी की पेशी के लिए ही क्या किया जाता है भाई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। अब कोई माने व्यक्ति मान के चलिए वो भाग गया अमेरिका, अब वहीं से उसका सजा फिर कहा कि हम तो आ नहीं पाएंगे, हम ऑनलाइन है, जो सजा सुनाया जाएगा हम उसको सुनेंगे। उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तैयार किया जाता है, यानी वीडियो कॉलिंग से उसको क्या किया जाता है? सजा सुनाया जाता है, वही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। न्यायालय में डेटा बैकअप क्यों जरूरी है? देखिए, न्यायालय में कहता है कि डेटा बैकअप क्यों जरूरी है भाई? तो डेटा हानि से बचाओ। अब डेटा भी पता है उससे महत्वपूर्ण सारे फाइल हो सकते हैं, तो डेटा हानि से बचाओ, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यायालय में डेटा बैकअप का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला कहता है डिजिटल साक्ष्य की वैधता किस धारा में है? डिजिटल साक्ष्य की वैधता किस धारा में है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65B। बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा बाबू लोग, क्योंकि यह डिजिटल से संबंधित है। 65B यानी अनुच्छेद 65B में, है ना, सॉरी सेक्शन 65B में क्या है भाई? तो याद रखेंगे, यानी आर्टिकल जिसको कहते हैं, तो आर्टिकल 65B में क्या है? तो 65B में है डिजिटल साक्ष्य की वैधता, डिजिटल साक्ष्य की वैधता। चलिए आगे देखिए, ईजी स्टंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो गैर न्यायिक स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान करना ही क्या कहलाता है? ईजी स्टाम्प कहलाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? न्यायालय की वेबसाइट पर CNR नंबर क्या है? देखिए, CNR नंबर जो होता है, याद रखेंगे, ऐसे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं CNR नंबर के बारे में। देखिए, जब आप पहली बार आप कोर्ट में केस करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, और वो कितने नंबर का होता है? वो 16 डिजिट का होता है ना। वो कितने नंबर का? जब आप कोर्ट में फाइल करते हैं, मुकदमा फाइल करते हैं, तो आपका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें आपको एक नंबर मिलेगा, वही नंबर को बोलते हैं CNR नंबर। कौन सा नंबर? CNR नंबर। और वो कितने अंकों का होता है? तो वह 16 अंकों का होता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कोर्ट कितने चरण में काम करती है, यानी आपका फैसला आते आते कितना चरण लगेगा? तो 7 चरण में काम करती है। और शुरू से लेकर के पूछा जाएगा कि शुरू से लेकर के अंत तक 7, यानी एक चरण से लेकर के 7 चरण तक आपका 7 को निभाएगा, तो जो आपके वकील होंगे। तो जब आपका केस दर्ज किया जाएगा तो आपको एक नंबर मिलेगा, और नंबर कितना डिजिट का होगा भाई? वह नंबर होगा 16 डिजिट का। वही हमारा क्या है? यानी केस नंबर कह सकते हैं, मुकदमा नंबर ही क्या है? तो याद रखेंगे, वह आपका CNR है, यानी केस को ट्रैक करने का यूनिक केस नंबर को क्या कहते हैं? CNR नंबर। चलिए आगे देखिए, PDF फाइल को एडिट करने के लिए कौन सा टूल है? कहता है कि अगर PDF फाइल है, जैसे मान के आपने मुझ पर PDF भेजा, अभी देखिए चलता, मान के चलिए आप लोग को मैं भेज रहा हूं, चाहे कि भाई PDF को हम फिर से इसका PPT तैयार कर ले, तो फिर कौन सा टूल का यूज करिएगा? तो एडोबल एक्रोबैट, इसका एडोबल एक्रोबैट या फिर लाइवर ऑफिस ड्रा, इन दोनों के माध्यम से जो PDF है आप उसको एडिट करके फिर आप क्या करते हैं? कोई दूसरा फाइल तैयार कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है भाई? तो जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक हो। देखिए, ओपन का मतलब क्या होता है? तो खुला खुला, बोलते हैं ना कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो खुल्लम खुल्ला का मतलब जब खुल्लम खुल्लम प्यार करिएगा तो सब लोग देखेगा। तो वैसा सोर्स, वैसा माध्यम जो क्या रहे? ओपन रहे, खुल्लम खुला रहे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं भाई? जिसका सोर्स यानी जिसका माध्यम क्या रहे? कोड एकदम सार्वजनिक हो, सबको पता रहे, सबको पता। जैसे हम लोग बोर्ड पे हम लोग पढ़ाते हैं, तब बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बोर्ड का जो अपना लगा होता है जो लॉक, सबको, सारे टीचर्स को पता होते हैं, जो भी स्टाफ है उनको पता होते हैं। वो कोड क्या है भाई? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। Ctrl+P शॉर्टकट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो Ctrl+P जो शॉर्टकट है, अगर Ctrl+P दबाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो प्रिंट कमांड दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्रिंट कमांड दिखाएगा। चलिए, पेन ड्राइव को वायरस से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि मुझे पेन ड्राइव से संबंधित, किससे भाई? तो पेन ड्राइव से संबंधित मुझे 2
उपाय बताइए कि हम पेन ड्राइव को वायरस से, पता है ना कंप्यूटर में वायरस जल्दी आ जाता है, तो पेन ड्राइव को वायरस से हम कैसे बचा सकते हैं, तो आप उसे दो उपाय बताइए। तो पहला क्या है, एंटीवायरस स्कैन। क्या क्या यूज करेंगे, एंटीवायरस स्कैन, और दूसरा क्या यूज करेंगे, राइट प्रोटेक्ट। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, दोनों का प्रयोग करके पेन ड्राइव को वायरस से बचा सकते हैं। क्यूआर कोड का उपयोग क्यों किया है, देखिए अब क्यूआर कोड अभी चला हुआ है, कहीं भी जाइए ऑनलाइन पेमेंट में, भाई अपना क्यूआर कोड दीजिए। क्या है यह क्यूआर कोड, तो आपसे पूछा जा सकता है क्यूआर कोड के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है भाई क्यूआर कोड क्या है, इसके बारे में याद रखेंगे। त्वरित जानकारी, त्वरित जानकारी का मतलब तुरंत जानकारी या लिंक स्कैन करने के लिए आपका जो बैंक खाता है उससे तुरंत वो क्या कर लेता है, लिंक कर लेता है, जिससे क्या होता है आपका जो ओरिजिनल चीज है वो निकल के बाहर आता है। यही हमारा क्यूआर कोड होता है, ठीक है। ओसीआर तकनीक क्या है, तो देखिए कहता है कि इमेज से टेक्स्ट पहचान कर एडिटेबल बनाना। अब जैसे इमेज कोई दिया हुआ इमेज है, किसी का फोटो दिया हुआ है, तो उसको टेक्स्ट से पहचान कर उसको क्या करेंगे, एडिटेबल करेंगे, यानी उसको फिर से एडिट कर सकते हैं। लैन और वैन में अंतर बतलाइए, कहता है लैन और वैन में अंतर बतलाइए। तो लैन का मतलब होता है स्थानीय नेटवर्क। बहुत सुंदर प्रश्न है भाई, बहुत सुंदर प्रश्न है भाई, मेरा मेहनत बेकार नहीं जाना है, और मेरा मेहनत बेकार नहीं जाना है, आपको मेरा काम है परीक्षा में पास कराना। मुझे उम्मीद है कि शुरू से लेकर के अंत तक आपके साथ हूं और मेरा मेहनत सफल होगा, आप होंगे कामयाब, यह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आप होंगे कामयाब। तो चलिए बात करते हैं लैन के बारे में। कहता है स्थानीय नेटवर्क। लैन क्या होता है भाई, एक स्थानीय नेटवर्क होता है जिसको लोकल नेटवर्क कहिएगा। क्या कहिएगा, लोकल नेटवर्क। जबकि वैन क्या होता है, विशाल क्षेत्र होता है। वैन का क्या होता है, विशाल नेटवर्क होता है, विशाल नेटवर्क होता है, यानी बड़े पैमाने पे होता है। जबकि छोटे पैमाने पे जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, लैन कहलाता है। चलिए अब जैसे मान के चलिए आप वो हॉटस्पॉट ऑन करते तो कितना दूर तक काम करेगा, तो थोड़े दूर तक काम करेगा, यस नो। लेकिन ये जो टावर है, टावर में हम बात करते हैं, टावर से संबंधित हमारा नंबर लगता है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो वैन हो गया। क्या हो गया, वैन नेटवर्क हो गया। जबकि ये आपका क्या हो गया, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सब क्या है, तो स्थानीय नेटवर्क है, कुछ ही दूर तक उसका एक दायरा है। बैकअप कितनी बार लेना चाहिए, बैकअप कितनी बार लेना चाहिए, तो नियमित या दैनिक खासकर महत्वपूर्ण फाइलों का बैकअप अवश्य लेनी चाहिए। जिसको कहते हैं ना कि उसको भाई बैकअप ले लीजिए, यानी फिर से उसको क्या कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, प्रिंटर के दो प्रकार बताइए, कौन कौन है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मुझे बताइए प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार कौन कौन है भाई, तो इंक जेट हो और लेजर। इंक जेट और लेजर, या प्रिंट के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न कहता है कैश मेमोरी का क्या कार्य है। कैश मेमोरी क्या होता है भाई, उसका क्या काम है, तो सीपीयू को तेज डेटा उपलब्ध कराना ही किसका काम है, तो कैश मेमोरी का काम है। याद रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, एक बार मेरे भाई लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कैश मेमोरी का कार्य क्या है। तो यह सीपीयू को यानी प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करता है, तेज डेटा उपलब्ध कराता है, यानी फास्ट काम कराता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने कंप्यूटर से 50 प्रश्न करवाया और ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में वरदान साबित हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ मैंने आप लोग को पढ़ाया। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज का सेवा को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे कल का वीडियो में फिजिक्स से महत्वपूर्ण, फिजिक्स और केमिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तो साथियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दुलार मिलेगा आप लोग के द्वारा, ताकि मेरा हौसला बढ़े। और जरूरत है बस आपको कामयाब बनाने का। तो इसी उम्मीद के साथ लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं फिर आपसे अगले क्लास में। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।